हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा साइंस का दूसरा चैप्टर है कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। देखिए, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, या इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी हमारा पहला चैप्टर था। आज हम चर्चा करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो देखिए, कोशिका विज्ञान, इसको अंग्रेजी भाषा में साइटोलॉजी कहा जाता है, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइटो प्लस लॉजी। यहाँ पर साइटो का अर्थ है सेल अर्थात कोशिका, और लॉजी का अर्थ है स्टडी अर्थात अध्ययन। मतलब क्या है? कोशिका का अध्ययन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कोशिका का अध्ययन। अब इसमें स्टार्ट करते हैं कोशिका का अध्ययन जो है आपका, इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है कि साइटोलॉजी शब्द सबसे पहले हर्टविग वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। साइटोलॉजी शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? हर्टविग वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। साइटोलॉजी का पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, तो इस कारण से इसको इनका पिता कहा जाता है। और कोशिका अनुवांशिकी साइटोजेनेटिक्स, कोशिका अनुवांशिकी साइटोजेनिक्स जेनेटिक्स आनुवंशिकी की यह वह शाखा है जो कोशिका नाभिक के भीतर डीएनए की संरचना का अध्ययन करती है। यह कोशिका जीव विज्ञान सेल बायोलॉजी के बारे में बताती है। कोशिका जीव विज्ञान के बारे में बताती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है कि यह कोशिका एक मिनट, यहाँ हो जाएगा। देखिए क्या कहता है। अध्ययन करती है यह कोशिका अध्ययन करती है। यह कोशिका जीव विज्ञान सेल बायोलॉजी का भी एक हिस्सा है, जो इस बात से संबंधित है कि गुणसूत्र कोशिका के से व्यवहार में कैसे संबंध रखता है। नेक्स्ट है कोशिका आनुवंशिकी। कोशिका आनुवंशिकी के बारे में यदि हम बात करें, कोशिका आनुवंशिकी, तो देखिए कोशिका आनुवंशिकी साइटोजेनेटिक्स, इसके पिता H.J. मूलर हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इसके जो पिता हैं कौन हैं? H.J. मूलर हैं। रॉबर्ट हुक ने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया पुस्तक के राइटर कौन हो गए? रॉबर्ट हुक ने बताया कि कोशिका क्या होती है। इन्होंने सबसे पहले निर्जीव कोशिका की खोज की थी स्टूडेंट्स, जो कि 1665 ईस्वी में की थी, और इन्होंने पेड़ की छाल पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। किस पर किए थे? पेड़ की छाल पर। यहाँ पर पॉइंट पिक आउट करने का क्या है कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसकी है? माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है ये रॉबर्ट हुक की है। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी के पिता, आधुनिक कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के पिता के कौन है? स्वेंसन है। इनकी किताब कौन सी है? सेल है। किताब कौन सी है? सेल है। यहाँ पर दो प्रश्न बन जाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, एक एक शब्द के साथ में प्रश्न का उत्तर बदल जाता है। यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न कौन सा बन गया? पहला बन गया कि भाई रॉबर्ट हुक की किताब कौन सी है? रॉबर्ट हुक की किताब कौन सी है? माइक्रोग्राफिया है। इसमें इन्होंने कोशिका के बारे में बताया है। तो और कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। और कोशिका आनुवंशिकी के पिता H.J. मूलर हैं।
दूसरा, आधुनिक शब्द यदि आपको मिलता है आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, तो ये स्वेंसन है। और इनकी किताब कौन सी है? इनकी किताब जो है वो आपकी सेल है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारतीय कोशिका विज्ञान के, यदि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक पूछ ले तो वो एक के शर्मा है। कौन है? एक के शर्मा। कोशिका की खोज, अब देखें यहाँ से 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। इनके द्वारा मृत कोशिका, डेड सेल की खोज की गई थी। यहाँ पर ये आप मत भूलिए, ये नॉन लिविंग कोशिका की खोज करता है, जो कि कब की थी खोज? 1665 ईस्वी में इन्होंने की थी। और इन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की थी। सजीव कोशिका की खोज ल्यूमेनहोक ने की थी, जो आगे चल के हम चर्चा करेंगे 1674 में। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या कहता है, इसके बाद में है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, तो देखें पेड़ की छाल पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनको क्या नाम दिया गया? कोरक। पेड़ की छाल या मृत कोशिकाओं को खोजा था, कोरक ये पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। और जब इन्होंने इसे सूक्ष्मदर्शी से देखा, सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने देखा, तो इस तरह की जो संरचनाएं हैं इन्होंने दिखाई दी थी, और इनको इन्होंने रूम कहा था। और इस शब्द की उत्पत्ति देखें तो सेलुला, सेलुआ शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है, लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है छोटा कमरा। यानी कि जो सेल शब्द है, इसके बारे में हम बताएं, सेल शब्द, इसकी उत्पत्ति सेलुला शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? सेलुला शब्द। सेलुला शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये किस भाषा का शब्द है? यह लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखिए, सजीव, सजीव कोशिका की मैं चर्चा करूं, सजीव कोशिका की खोज, सजीव कोशिका की खोज सबसे पहले एवी ल्यूमेनहोक के द्वारा की गई थी। एवी ल्यूमेनहोक के द्वारा की गई थी, और इन्होंने यह 1674 ईस्वी में खोज की थी। कब की थी भाई? 1674 ईस्वी में यह खोज इनके द्वारा की गई थी। ल्यूमेनहोक द्वारा खोजी गई कोशिका बैक्टीरिया या जीवाणु थी, जीवाणु थी। जो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, प्रोटोजोआ, स्पर्म्स, सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ये इसके एग्जाम्पल, इनके द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी वो जीवाणु थी। आरबीसी सेल, रेड ब्लड सेल्स, प्रोटोजोआ, स्पर्म्स, स्पर्म, ये सिंगल कोशिकाएं हैं, सारी की सारी सजीव कोशिकाएं। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है, इसके बाद में कोशिका के सिद्धांत की बात करें तो देखिए एक एक पर्सन यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से पर्सन जरूर लेता है। अपनी कॉपी और रजिस्टर निकाल के साथ में नोट्स बनाते चलें भाई। ये यहाँ पे क्या कहता है, 1824 कोशिका के सिद्धांत की मैं चर्चा करता हूँ। 1824 तो डूट्रोच ने कहा कि कोशिका का समूह मिलकर उत्तकों का निर्माण करता है, जो उत्तक कहलाते हैं। इसका अध्ययन कई बार पूछ लेता है, तो इसके अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है, हिस्टोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, 1839 स्लाइडेन तथा स्वान ने कहा कि सभी सजीवों का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। और वही रुडोल्फ विच्रो ने कहा कि जो सेल हैं सभी नई कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं। जो नई कोशिकाएं हैं वो किससे बनी हैं? नई कोशिकाएं अपने से पहले वाली कोशिकाओं से बनी हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया था HSSC में कि ये किसने कहा था कि सभी को नई कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं? ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है स्वाननेक एक्सपेरिमेंट। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, और एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने बंद सुराही में कोई जीवाणु उत्पन्न नहीं हुआ, और जो खुली सुराही थी उसमें बैक्टीरिया जो है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है, सूक्ष्म जीव जो है पैदा हुए थे। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया था। ठीक है, नई परीक्षण, यह परीक्षण लुई पास्चर ने 1862 में किया था। लुई पास्चर ने यह परीक्षण 1862 में किया था। लुई पास्चर, इन्होंने कुत्ते के काटने पर जो रेबीज की बीमारी होती है, तो इन्होंने एंटी रेबीज का टीका भी लुई पास्चर ने ही बनाया था। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, इसमें कई बार पूछ लेता है कि ब्रह्मांड की बड़ी कोशिका कौन सी है, छोटी कोशिका कौन सी है। तो देखें ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका या बैक्टीरिया है,
बैक्टीरिया का नाम जो है पीपीएलओ बैक्टीरिया, पोली पिलरो लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, इसको हम ये ब्लूरो पेनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखें, इसका दूसरा नाम है वो माइक्रोप्लाज्मा है। आपसे पेपर में सबसे ज़्यादा यही आता है। दूसरा नाम क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। आकार में इसका आकार जो है 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। माइक्रोप्लाज्मा 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 एक ऐसा जीवाणु है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। माइक्रोप्लाज्मा को जंतु जगत का जोकर कहा जाता है क्योंकि इसका आकार निश्चित नहीं होता। अब यहाँ पे ये प्रश्न पूछ सकता है कि भाई जंतु जगत का जोकर किसको कहा जाता है? तो माइक्रोप्लाज्मा को जंतु जगत का जोकर कहा जाता है क्योंकि इसका आकार जो है शेप इसकी निश्चित नहीं होती। इसका दूसरा नाम जो है वो MLO मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिजम्स है। इसका दूसरा नाम क्या है? MLO मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म इसका दूसरा नाम है। ब्रह्मांड की, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका की यदि मैं चर्चा करूं, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका का को जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। आकार 130 से 170 या 135 से 175 mm तक इसका आकार बताया जाता है। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है इसके बाद में, कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, कोशिका 2 प्रकार की होती है सामान्यतः कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक तो हो गई आपकी प्रोकैरियोटिक, दूसरी हो गई आपकी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता, इसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहता है, इसमें पाया जाता है। यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। ये इस तरह से इन्हें दिखाया है चित्र में, ये केंद्रक है, ये इसमें केंद्रक जो है नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक पाया जाता है। उदाहरण जीवाणु कोशिका, नीले हरे शैवाल, ये इसके उदाहरण हैं। इसके उदाहरण विपादक कोशिका, शैवाल कोशिका, जंतु कोशिका, कवक कोशिका, ये आपके यूकैरियोटिक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, असुरक्षित आनुवंशिक पदार्थ का नाम न्यूक्लियोड 04 है। इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ है वो इसका नाम न्यूक्लियोड है। इसमें जो है आपका आनुवंशिक पदार्थ सुरक्षित रहता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली होती है। तो ये दोनों के एग्जाम्पल हैं। DNA एक गुणित या द्विगुणित होते हैं। DNA एक गुणित या द्विगुणित DNA इसमें पाया जाता है। DNA इसमें जो आपका यूकैरियोटिक है इसमें DNA द्विगुणित ही होता है। देखिए कुछ एक ये प्रश्न पूछ लेता है कि आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसमें स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, इसमें स्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। अंतःपत्र जालिका इसमें नहीं होती, इसमें अंतःपत्र जालिका होती है। लाइसोसोम इसमें नहीं होते, गोल्जी बॉडी नहीं होते, राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम इसमें होते हैं भाई। इसमें क्या कहता है? इसमें सारी की सारी चीज़ें होती हैं। लाइसोसोम भी होता है, गोल्जी बॉडी भी होते हैं, राइबोसोम भी होता है। असल में कोशिका के अंग हैं जो इनमें तो नहीं पाए जाते, यानी कि जो आपकी प्रोकैरियोटिक है इनमें ये नहीं पाए जाते और जो आपकी यूकैरियोटिक है इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये कुछ एक और अंतर है इनमें स्पष्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं भाई। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इनमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, इसमें 80 इस प्रकार के उपस्थित होते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टोडोलिकॉन्स से बनी होती है। एमिनोमल और कार्बोहाइड्रेट के होते हैं ये। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज प्लस CaCO थ्रू द्वारा ग्लाइकोटोन्स के द्वारा मिलकर होता है। ये कुछ एक अंतर है। अब देखें अभी कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो देखिए कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण ये क्या कहता है? एक कोशिकीय जीव और दूसरे बहुकोशिकीय, यानी कि कोशिका के आधार पर जीवों की बात करूं मैं तो 2 प्रकार के हो जाते हैं वो, एक तो एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय वो जीव होते हैं जिनकी रचना केवल एक ही कोशिका से होती है। एक कोशिकीय जीव के केवल एक कोशिका से बने होते हैं जो उस जीव के लिए आवश्यक सभी कार्यों को करते हैं। उदाहरण है आपका बैक्टीरिया। बहुकोशिकीय जीव बहुत सी अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण पादप, जंतु, कवक, शैवाल एक्स्ट्रा। और कोशिका अंगों की बात करें
तो सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, कोशिकांग 3 प्रकार के होते हैं भाई। एक तो बिना झिल्ली वाले कोशिकांग, एक कल झिल्ली वाले कोशिकांग, एक दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग। यदि बिना झिल्ली वाले कोशिकांग की बात करूं, राइबोसोम, तारकताय, सेंट्रोसोम, सूक्ष्म कोशिकाएं, माइक्रोट्यूब्स। यदि एक झिल्ली वाले कोशिकांगों की बात करूं, गोल्जिका या गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या अंतःपद्र जालिका, रक्तधानी, लाइसोसोम। और यदि दोहरी झिल्ली वाले बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित प्लास्टक और केंद्रक। ये अलग अलग होते हैं, कोशिकांग 3 प्रकार के होते हैं। दूसरी चीज देखें, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कोशिका के बाहरी आवरण को ही कोशिका भित्ति कहा जाता है। यह कोशिका के आकार को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति निम्न प्रकार की होती है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इनकी कोशिका भित्ति पेप्टियोग्लाइकोन से बनी होती है। शैवाल, इनकी कोशिका भित्ति CaCO3 प्लस ग्लाइकोटोन से बनी होती है। पादप कोशिका, इनकी कोशिका भित्ति जो है, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। कवक, फंगी, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये प्रश्न पूछ लेता है कि किस जीव की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपको अलग अलग से बताना है। जंतु, एनिमल्स, एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल सेल्स, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। इसके बाद में देखें रजनक, यह रजनक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को रंगने में उपयोग में लाया जाता है। इसमें बैंगनी रंग भी मिलता है और गुलाबी रंग भी मिलता है। कोशिका झिल्ली, यदि कोशिका झिल्ली, कोशिकांगों में कोशिका झिल्ली की मैं बात करूं तो देखें कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स, इसको अंग्रेजी भाषा में सेल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। इसका दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली है और प्लाज्मा लेमा भी इसको कहा जाता है। प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा झिल्ली इसका दूसरा नाम है। पादप कोशिकाओं में बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली, आंतरिक झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। ये कोशिका झिल्ली दर्शाई गई है, ये आपकी प्लाज्मा झिल्ली दर्शाई गई है। नेक्स्ट है, जंतु कोशिकाओं में केवल एक ही आवरण होता है। जंतु कोशिकाओं में केवल एक ही आवरण होता है, इसमें कोशिका झिल्ली इसको कहा जाता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण फास्फोलिपिड से होता है। कोशिका झिल्ली द्वि परती संरचना होती है। ये इसमें इन्होंने अलग अलग से दर्शाया है इसको। जंतु कोशिका की प्लाज्मा लेमा में वसा कितने प्रतिशत होती है? 52। प्रोटीन 40% होता है, कार्बोहाइड्रेट 8% होता है। प्लाज्मा लेमा की लंबाई की बात करें तो यह 75 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7.5 नैनोमीटर कह सकते हैं इसको, या फिर 0.007 माइक्रोन इसको कहा जाता है। कोई एक ऑप्शन में आ सकता है, वैसे इतना डीपली पूछेगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, इसकी खोज ग्रेंडल नामक वैज्ञानिक ने आरबीसी रुधिर कोशिकाओं में की थी। प्लाज्मा झिल्ली सबसे पहले 2 वैज्ञानिकों के द्वारा यह नाम दिया गया था। प्लाज्मा लेमा शब्द जेके प्लोव के द्वारा दिया गया था। कोशिका कला और प्रेफर नेगली जो है, इन्होंने यह नाम दिया था। इसका कार्य कोशिका के, इसका जो यदि कार्य की बात करूं, इसका कार्य कोशिका से बाहर जाने वाले, कोशिका के अंदर आने वाले अणुओं पर नियंत्रण करना होता है। नेक्स्ट है आपका केंद्रक। तो देखें क्या कहता है केंद्रक, न्यूक्लियस। इसको कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है। इसको जो है वो कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है, केंद्रक या कोशिका का मैनेजर। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। केंद्रक शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। केंद्रक सबसे पहले ऑर्चिड पादप की जड़ों में खोजा गया था। केंद्रक किसी भी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो एक कोशिका में सबसे बड़ा अंग जो है वो केंद्रक होता है। केंद्रक को कोशिका के दिमाग के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका का दिमाग या कोशिका का मैनेजर, सेल मैनेजर, ये सब इसके केंद्रक के नाम है। नेक्स्ट है, इंसानों में आरबीसी लाल रुधिर कोशिकाओं को बिना दिमाग वाली कोशिकाएं कहा जाता है। अब दिमाग किसको कहा जाता है? केंद्रक को। और आरबीसी में केंद्रक होता नहीं है तथा इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। पादपों में शिव कोशिका को बिना दिमाग वाली कोशिका कहते हैं, यानी कि जो शिव कोशिकाएं हैं पादपों में, उनको बिना दिमाग वाली कोशिका कहा जाता है। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और पादप की जितनी सेल उनमें केंद्रक होता है। केंद्रक का अध्ययन करना क्रियोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है भाई। सेल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रियोलॉजी। केंद्रक के कुल 4 प्रकार होते हैं। केंद्रक के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं।
पहली प्रकार की यदि बात करें तो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। केंद्रक झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा होता है? लिपोप्रोटीन से मिलकर होता है। केंद्रक झिल्ली, इसको एक बार फिर से देखिए केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स। केंद्रक झिल्ली का निर्माण लिपोप्रोटीन से मिलकर होता है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। दूसरा जो पार्ट है केंद्रक का, ये न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है। ये कोशिका केंद्र के द्रव का को ही न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं, यानी कि केंद्रक में जो तरल पदार्थ होता है उसको हम केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट देखें केंद्रिका का रंग जो है वो बैंगनी होता है, या कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है। इसका रंग कैसा होता है? केंद्रिका का रंग बैंगनी होता है। कब दिखाई देती है? कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है। ये चित्र में दिखाया गया है, रंग इसका जो है वो बैंगनी है। नेक्स्ट है ये आपका क्रोमेटिन। केंद्रक में स्थित दागेनुमा रचनाओं को ही क्रोमेटिन कहा जाता है। अब पूछ ले कि एक कोशिका में कहाँ पर केंद्रक होता है, तो एक कोशिका में जो आपका ये क्रोमेटिन कहाँ पर होता है? केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। ये सारी की सारी चीजें इसने चित्र के माध्यम से दर्शाई हैं। ये आपका एक केंद्रक का चित्र है, इसमें क्रोमेटिन को दर्शाया गया है, केंद्रक झिल्ली को दर्शाया गया है, न्यूक्लियोप्लाज्मा को दर्शाया गया है जो कि तरल भाग होता है, और ये बैंगनी रंग का आपका क्या होता है? केंद्रिका होती है। तो 4 भाग केंद्रक की इस तरह से हो जाते हैं। ऐसे अमल जो किसी केंद्रक के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें न्यूक्लियक अमल कहते हैं। ऐसे अमल जो किसी केंद्र के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें न्यूक्लियक अमल कहते हैं। न्यूक्लियक अम्लों की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा की गई थी। न्यूक्लियक अम्ल डीएनए तथा आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए, इनकी फुल फॉर्म पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। तो डीएनए डायोऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डायोऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। अब देखिए इनके खोजकर्ता। डीएनए के यदि मैं खोजकर्ता की बात करूं तो फ्रेडरिक मिक्सचर हैं। डीएनए के खोजकर्ता कौन है? भी फ्रेडरिक मिक्सचर जो है डीएनए के खोजकर्ता है। और आपका जो आरएनए के खोजकर्ता है वो फ्रेडरिक मिक्सचर। आरएनए का मॉडल दिया था फ्रेडरिक ने, ठीक है। तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने ये मॉडल दिया था। डीएनए जैव अणु होते हैं क्योंकि इनमें कार्बनिक श्रृंखलाएं होती हैं। आरएनए जैव अणु होते हैं क्योंकि इनमें कार्बनिक श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है। दोनों के दोनों ये जैव अणु होते हैं। नेक्स्ट है डीएनए शब्द एचोरिस ने दिया था। किसके द्वारा दिया गया था भाई? एचोरिस के द्वारा यह शब्द दिया गया था। ये इसके बारे में, डीएनए के बारे में इतनी जानकारी, ये आपका डीएनए दिखाया गया है। प्रत्येक जोड़े की लंबाई 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। 2 नाइट्रोजनिक अक्षार के मध्य का अंतर 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। ये द्वि कुंडलित डीएनए है, ये आपका सिंगल कुंडलित डीएनए है। नेक्स्ट है यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जो यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्वालिटी को वो शेयर करता है। आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। इसके बाद में डीएनए तथा आरएनए की रचना में 2 प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ पाए जाते हैं, एक तो प्यूरिन और एक पिरिमिडीन। ये 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। उसके बारे में ज़्यादा और डिटेल में हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखें भाई आपका क्रोमोजोम्स। गुणसूत्र एक धागेनुमा रचना होती है जिनका निर्माण डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर होता है। गुणसूत्रों की खोज पुरकिंजे के द्वारा नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। गुणसूत्र शब्द वेल्डियर वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं भाई। एक तो कौन सा होता है आपका? एक होता है आपका ऑटोजोम्स, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका एलोजोम्स। वे गुणसूत्र जो पुरुष तथा महिला दोनों में समान होते हैं, इनकी संख्या जो हो 22 जोड़ी होती है। वे गुणसूत्र जो पुरुष तथा महिला दोनों में असमान होते हैं, इनकी संख्या जो है 1 जोड़ी अर्थात संख्या में 2 होती है। यदि मैं बराबर की बात करूं तो ये संख्या में कितने हो गए? कुल 22 जोड़े हैं तो ये 44 हो गए। और ये एक्स और एक्स एलोन्स
लड़की का जन्म, और यदि 44 एटम्स प्लस में एक्स और वाई एलोजोम्स लड़के का जन्म। यानी कि जो आपका एलोजोम्स हैं ये पुरुष और महिला में अलग अलग होते हैं, और यही जो है इन्हीं को जो है हम लिंग निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए ये यहाँ से प्रश्न जरूर बन जाता है भाई, विभिन्न जातियों के गुणसूत्र। तो मानव में 46 होते हैं, चिंपैंजी में 48 होते हैं, कुत्ते में 78 होते हैं, बिल्ली में 38 होते हैं, मेंढक में 26 होते हैं, मच्छर में 6 होते हैं, मटर में 14 होते हैं, और हाथी में 26 होते हैं। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। इस टेबल से प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। नेक्स्ट है जीन्स। जीन्स का अध्ययन आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। जीन्स, स्टडी ऑफ जीन्स क्या कहलाता है? जीन्स का अध्ययन आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। जिन की खोज जॉनसन द्वारा की गई थी। जिनका कार्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिकी लक्षणों को लेकर जाना है। आनुवंशिकी लक्षण हाइट, बालों का रंग, आंखों का रंग, त्वचा का रंग डीएनए के एक खंड से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। इसके बाद में क्या कहता है, इसके बाद में कहता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन होता है। इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, एनर्जी कॉइन भी कहा जाता है। इसमें डीएनए उपस्थित होता है, वृत्ताकार। डीएनए का जो आकार हो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त होते हैं, क्योंकि इनमें 70 से 80% अपना कार्य खुद करने की योग्यता होती है। इनमें आरएनए उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रथम उदयित कोशिकांग है, फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑर्गन सेल है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। व्यास इसका जो इस व्यास डायमीटर है 0.2 से 1.0 माइक्रोन होता है। लंबाई 1.0 से 4.0 माइक्रोन होती है। ये है, तो यानी कि मोस्टली यहाँ प्रश्न बनता है कि किसको कोशिका का शक्तिघर कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का एनर्जी कॉइन किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की यदि मैं बात करूं तो देखें भी इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है, और ये आपकी देखो ये दोहरी झिल्ली वाली इस संरचना होती है। नेक्स्ट देखें, इसके कोशिकीय श्वसन को एरोबिक श्वसन भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है आपका कोशिका का श्वसन भाग होता है, इसमें कोशिका का रेस्पिरेशन होता है, और इसको इस कारण से क्या कहा जाता है? इसके कोशिकीय श्वसन को एरोबिक श्वसन कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी कि जो रेस्पिरेशन सिस्टम है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के कारण इसको एरोबिक श्वसन कहा जाता है। सबसे पहले कोलिकर के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को मांसपेशियों में, कीड़ों की मांसपेशियों में देखा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में अल्टमैन तथा फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। देखा किसने था? कोलिकर ने। खोज किसने की थी? अल्टमैन और फ्लेमिंग के द्वारा। कुछ वैज्ञानिकों द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को दिए गए नाम देखिए, साइंटिस्ट और नाम ये कुछ हैं। इसमें देखिए फ्लेमिंग ने इसको फिल्ला कहा है, फ्लेमिंग के द्वारा इसको फिल्ला नाम दिया गया है। कोलिकर के द्वारा इसको स्क्रोसोम्स नाम दिया गया है। अल्टमैन के द्वारा इसको बायोप्लास्ट कहा गया है। बांड्रा के द्वारा इसको माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो किसके द्वारा दिया गया है? बांड्रा के द्वारा दिया गया है। म्यूज ने क्या किया था? म्यूज ने पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। बेंसले और होर इन्होंने यकृत कोशिकाओं में पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था और अलग किया था। लाइसोसोम, कोशिका लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम का दूसरा आत्म आत्महत्या थे, लिसोसाइड बैग है, ओस्पोल्स बैग है, एटम बम है, और आपका स्कैवेंजर ऑफ सेल, कोशिका का सफाई कर्मी है। ये आपके लाइसोसोम के नाम है। ये आपके लाइसोसोम के नाम है। ये इस तरह के प्रश्न जो है वो एसएससी पूछ लेती है। एक बार मैं इनको रिपीट करता हूँ। लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? आत्महत्या थैली, या फिर सुसाइड बैग, या फिर आपका ये
स्पोसल बैग या फिर एटम बम या फिर स्कैवेंजर ऑफ सेल, कोशिका का सफाई कर्मी। कोशिका का सफाई कर्मी है, परमाणु बम है, आत्महत्या थैली है, ये सारे के सारे लाइसोसोम के नाम हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज जो है करने वाले वैज्ञानिक 1955 में इन्होंने ड्यूवे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। लाइसोसोम शब्द ड्यूवे के द्वारा दिया गया था। कीटभक्षी पादपों को छोड़कर लाइसोसोम सभी पादपों में पाया जाता है। लाइसोसोम जंतु कोशिकाओं में हमेशा उपस्थित होता है। लाइसोसोम परिपक्व लाल रुधिर कोशिकाओं में आरबीसी में अनुपस्थित होता है, यानी कि जो आरबीसी उनमें लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम अधिकतम निम्न पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी सफेद रुधिर कोशिकाओं में अधिकतम होते हैं। कुफर सेल यकृत कोशिकाओं में होते हैं। किसमें होते हैं ये? यकृत कोशिकाओं में होते हैं, कुफर सेल में होते हैं। जिसके बाद में आपका हड्डियों में होता है। कहाँ होता है? हड्डियों में होता है। माइक्रोफेज खून में होता है, स्प्लीन में होता है, अग्नाशय में होता है या फिर लार में होता है। यहाँ पर ये आपका पाया जाता है लाइसोसोम। पीएच मान यदि हम देखें इसका, तो देखें भाई पीएच मान इसका 4 से 5 यानी कि अम्लीय होता है। अपघटीय एंजाइम होते हैं ये। कार्य कोशिका के अंदर पाचन करना, जीवाणु को मारना, ये इसके कार्य होते हैं। नेक्स्ट अंतःपद्र जालिका, ये आपका अंतःपद्र जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःपद्र जालिका, इंडो मतलब अंदर, इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा, झिल्ली मतलब रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। देखिए इंडोप्लाज्मिक नेटवर्क, ये जो मैंने ये दर्शाई है आपकी केंद्र और कोशिका झिल्ली से कनेक्टिविटी होती है, ये अंतःपद्र जालिका होती है। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों का एक जाल होता है जो केंद्र झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के मध्य स्थित होता है। ईपीआर सबसे पहले ये गार्नियर द्वारा देखा गया था तथा इन्होंने इसे ईगोप्लाज्म नाम दिया था। अंतःपद्र जालिका कुल 2 प्रकार की होती है, खुरदरी और आपका चिकनी, और इसके बारे में डिटेल से हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका भाई क्या दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है गोल्जी काय की खोज 1898 में की थी। कैमिलियो गोल्गी द्वारा इसकी खोज की गई थी। दूसरा नाम इसका ये आपका भाई बंडल पैकर है, ट्राफियोप्लासी है। ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी डिस्टोसोम्स कहलाती है। केंद्र के आसपास ही गोल्जिकाए जो हो केंद्र के आसपास ही रहता है, इसकी स्थिति है। ये आपकी गोल्जिकाए है। इनका कार्य, एक गोल्जिका एक कोशिका और है जो कोशिका के बिखरे पड़े प्रोटीन तथा अणुओं को बांध कर रखता है। इसका कार्य जो कोशिकाणु है उनको यह बांध कर रखता है। इसके बाद में देखें क्या कहता है। राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और वही राइबोसोम्स की खोज प्लाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी तथा इसे प्लाडे कण भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम को कोशिका का सार्वत्रिक कोशिकांग कहा जाता है, यानी कि संपूर्ण कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम कोशिका झिल्ली नहीं होती, राइबोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं होती, मैंने बताया था, ये बगैर झिल्ली का होता है। ये था आपका। नेक्स्ट देखें भी आपका ये अलग अलग राइबोसोम्स के प्रकार हैं। इसके बाद में माइक्रोबॉडी, तो देखें ये माइक्रोबॉडी जो कोशिकांग है, माइक्रोबॉडीज सूक्ष्मकाय, गोल्जिकाय तथा अंतःपद्र जालिका के टूटने पर सूक्ष्म कणों का निर्माण होता है। इनको ही माइक्रोबॉडी कहा जाता है। एक सूक्ष्मकाय पादप, प्रोटोजोआ तथा जंतु एनिमल्स कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। इसका आकार जो है माइक्रोबॉडी का आकार 0.3 से 1.3 माइक्रोन होता है। इसके कार्य है ये, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। रसदानी देखें क्या कहता है। किसी कोशिका में खाली पड़े स्थान को रसदानी कहा जाता है। आपातकाल स्थिति में रसदानी जल, खनिज तथा पोषक तत्वों को संग्रहण करती है, स्टोर करती है। रसदानी का आकार पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में दोनों में होता है। ये आपकी रसदानियां दिखाई गई है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका प्लास्टिड, लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित होते हैं। या प्लास्टिड या लवक
लवक पादप कोशिकाओं को रंग देने का काम करते हैं। लवक के खोजकर्ता हैक्कल है। लवक शब्द के खोजकर्ता सिम्फिलर है। सिम्फिलर। युगलिना एक कोशिकीय जीव है। युगलिना एक कोशिकीय जीवाणु होता है जिसमें प्रोटोजोआ कहा जाता है। इसमें लवक पाया जाता है, यानी कि युगलिना इसका अपवाद है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पादप कोशिकाओं में यह पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में यह नहीं पाए जाते। युगलिना इसका अपवाद है। लवक के प्रकार, लवक 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसमें देखिए यह पत्तियों के लिए का रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। यह पत्तियों को छोड़कर और जितने भी रंग हैं क्रोमोप्लास्ट उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये कलरलेस होता है और इसमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर। अंतर देखें भाई, पादप कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है, इनका छोटा होता है। लवक उपस्थित होता है, लवक अनुपस्थित होता है। लाइसोसोम रेयर पाए जाते हैं, लाइसोसोम हमेशा उपस्थित होते हैं। रसदानी का आकार बड़ा, रसदानी का आकार छोटा। नेक्स्ट है आपका गोल्जी बॉडी का नाम भी अलग अलग है। इसमें गोल्जी बॉडी का नाम अलग है, इसमें गोल्जी बॉडी का नाम अलग है। जो आपके जंतु कोशिका उनमें गोल्जी बॉडी ही इसको कहा जाता है। ठीक है, ये स्वपोषी होते हैं, इनका केंद्रक परिधीय होता है। ये परपोषी होते हैं, इनका केंद्रक जो सेंटर में होता है। इसके बाद में सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। जब कोशिका का विभाजन होता है तो सभी कोशिकाएं बनती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं विभाजन से। एक कोशिका टूटकर 2 कोशिकाओं तथा 2 कोशिका टूटकर 4 कोशिकाओं में बनती है, इसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। ये हमारी पुरानी कोशिका है और ये टूट के 2 नई कोशिकाएं बन गई, इसको ही कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन एक प्रक्रिया है जिसमें पेरेंट्स सेल टूटकर 2 नए डॉटर सेल का निर्माण करती है। ठीक है, कोशिका विभाजन के प्रकार देखिए। कोशिका विभाजन के सामान्यतः कुल 3 प्रकार हैं। कोशिका विभाजन की यदि मैं प्रकार की बात करूं, कोशिका विभाजन के कुल 3 प्रकार होते हैं जिसमें 2 महत्वपूर्ण हैं। एक तो असूत्री विभाजन, यह केवल जीवाणुओं में ही होने वाला विभाजन है। समसूत्री विभाजन, यह मानव शरीर की कोशिकाओं में होता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, इसके खोजकर्ता फ्लेमिंग है। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में डॉटर सेल में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। प्रत्येक पुत्री कोशिका या डॉटर सेल आनुवंशिक रूप से पितृ कोशिका के समान होता है। ये आपका गुणसूत्री विभाजन और ये समसूत्री विभाजन। तो देखिए आपका ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, ये आपका डॉटर सेल है। यानी कि पेरेंट सेल वो कोशिका जिससे टूट करके नई कोशिका बनती है। अर्धसूत्री विभाजन, मानव शरीर की कोशिकाओं में इसके खोजकर्ता हार्टविंग है। इस प्रकार की कोशिकाओं विभाजन पितृ कोशिका की तुलना में पुत्री कोशिका गुणसूत्रों की संख्या 4 होती है। यहाँ पर ये आपकी पेरेंट सेल है, ये आपकी डॉटर सेल है। इसमें जो हो संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, उसमें संख्या समान थी। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं, केंद्र झिल्ली का टूटना है, या आपका गुणसूत्रों का खिंचाव होना है, ये इसकी है। इस अवस्था में गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, इनका इस तरह से विभाजन है। यानी कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो हम कल करेंगे, ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स, मानव पोषण। तो आज हम कोशिका के बारे में इतना काफ़ी है और हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो ये नोट स्टूडेंट्स धीरे धीरे मेन पॉइंट्स जो हम सर्कल करते हैं उनको मेन पॉइंट्स को आप अलग अलग करते चलो। उसके बाद में जब पर्सन इसके लगाएंगे तो ये चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स।